हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू ट्यूब टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेट। देखो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो हमने ये समझा था कि भाई हमें बड़ी प्रॉब्लम के लिए कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ सेट ऑफ वैल्यूज पे एक साथ काम करना है। जब सेट ऑफ वैल्यूज या फिर कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होती है, वो हमारे पास दो तरह की होती है। एक होती है अनऑर्डर्ड, एक होती है ऑर्डर्ड। दोनों में क्या डिफरेंस था वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा। आज हम लोग बात करेंगे अनऑर्डर्ड की। अनऑर्डर्ड जो कलेक्शन होता है दोस्तों, वो हमारे पास में दो है। एक तो है सेट, एक है फ्रोजन सेट। अभी सेट क्या है, फ्रोजन सेट क्या है, इनके बारे में हम लोग जानते हैं इस वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज सेट। ठीक है। तो दोस्तों, सेट इज अ कलेक्शन। दोस्तों, सेट एक कलेक्शन है। जैसे सिंगल वैल्यू जो होती है ना, 5, 10, 15, है ना, वो सिंगल वैल्यू नहीं है। इसमें कुछ सेट ऑफ वैल्यूज आएगी, कुछ कलेक्शन आएगा। ठीक है। तो ये जब ये कलेक्शन बन जाता है, तो ये जो कलेक्शन होता है दोस्तों, ये अनऑर्डर्ड होता है। मतलब यहाँ पर जो आपने जिस सीक्वेंस में आपने कलेक्शन बनाया है, श्योर नहीं है कि वो उसी सीक्वेंस में स्टोर हो रहा है या उसी सीक्वेंस में आपको प्रिंट हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पर इंडेक्स भी इसको नहीं मिलता, क्योंकि ये क्या होता है, ये हमारे पास अनऑर्डर्ड और अनइंडेक्स्ड है। मतलब कोई इंडेक्स नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर इंडेक्स का यूज नहीं कर सकते, ना ही कोई स्लाइसिंग कर सकते हो, ना कोई और काम कर सकते हो। तो सेट काम में क्यों ले रहे हैं हम लोग, है ना, ये बात क्वेश्चन आती है। तो मैं दोस्तों, आपको याद होगा हमने जब मैथमेटिक्स में पढ़ा था सेट, बिल्कुल वही। कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें सेट की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। काफी लोगों को लगता है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेशली डाटाबेस की केस में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करें तो उस केस में सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो सेट है, ये एक्चुअली में अनऑर्डर्ड होता है और अनइंडेक्स होता है। ठीक है। उसको बनाते कैसे हैं, उनको कर्ली ब्रेसेस से बनाते हैं। चलिए, इतना हम लोग आपको पहले समझा देते हैं। तो चलते हैं सीधा प्रोग्राम के ऊपर, और प्रोग्राम के अंदर हम लोग बात करते हैं कि सर मान लेते हैं मेरे पास में कोई रेफरेंस ए है और इसमें कोई वैल्यू 5 है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो रेफरेंस है, यहाँ पर जो हमने कुछ बनाया है एज ए वेरिएबल बनाया ना, तो इस वेरिएबल में केवल एक ही आइटम हो सकता है, जैसा कि 5। 5 इज अ सिंगल आइटम। ओके। तो आप यहाँ पर मल्टीपल आइटम रखना चाहते हो, 5, 6, 7, तो ये आपको दे देगा एरर। क्या दे देगा, ये एरर दे देगा। ये कहेगा भैया आपने यहाँ पर 5 के अंदर क्या डाला है, 5 डाला है, 6 डाला है, 7 डाला है, क्या डाला है। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि सर यहाँ पर इतना हम तो काम तो करते थे कि भाई एक के अंदर सिंगल वैल्यू डालना, बी के अंदर सिंगल वैल्यू डालना। आज हम लोग कलेक्शन डालने वाले हैं, और जो कलेक्शन होगा वो होगा दोस्तों सेट। तो सेट को बनाने के लिए सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस का यूज करना पड़ता है, और इसके अंदर आप लोग अपने आइटम लिख सकते हैं। मान लेता हूं कि ये जो सेट है, वो सेट है सेट ऑफ मेन। ओके। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ बॉयज के नाम या फिर मेन का नाम लिखना चाहूंगा, जैसे कि राम हो गया। ठीक है। यहाँ पर मैंने ले लिया श्याम। ठीक है। और यहाँ मैं ले लेता हूँ राम, श्याम, शोहन। ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पर 3 एलिमेंट लिए हैं इस सेट के अंदर। ओके दोस्तों, अब मैं इस सेट को आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट MEN में। तो आप जब इसको प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पर जो सीक्वेंस है राम, श्याम और सोहन की, तो श्योर नहीं है। देखो दोस्तों, यहाँ पर ये सीक्वेंस बिल्कुल मेंटेन नहीं हो रही, क्योंकि ये ऑर्डर्ड नहीं है। क्या नहीं है, ऑर्डर्ड नहीं। इसी वजह से उसको हम लोग कहते हैं अनऑर्डर्ड। अब मैं इसको दोबारा रन कर रहा हूँ प्रोग्राम को, आप देखेंगे कि सीक्वेंस में भी चेंज है। देखो, सीक्वेंस इस बार पहले सोहन और श्याम था, अब श्याम और सोहन आ गया। तो सीक्वेंस हर बार चेंज हो रही है। तो मे भी ये चेंज हो जाए, मे भी ये चेंज ना हो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सीक्वेंस या कोई भी ऑर्डर नहीं। देखिए, आप मैंने इसको 30 बार रन किया तो आपके पास में ये बन रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या कहलाती है, अनऑर्डर्ड कहलाती है। तो आपको ये वर्ड तो क्लियर हो गया, ये अनऑर्डर्ड होता है, ये कलेक्शन है। मतलब इसमें मैंने 3 आइटम लिए, वो तीनों आइटम स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, कोई नंबर भी हो सकते हैं। तो मैं आपको नंबर वाले के भी दिखा देता हूँ। मान लेता हूँ कि मेरे पास में एज है, तो मेन एज नाम से मैं एक और सेट बनाना चाहूँगा, और यहाँ पर मैंने एज डाल, सपोज करो 33 ना, 34 और 35। मान के चलते हैं कि ये जो राम, श्याम और सोहन है, इनकी ये एज है। ठीक है। तो जब इसको हम लोग, इसको भी चलो एक बार प्रिंट कर देता हूँ मैं यहाँ पर, कि इसको भी कैसे प्रिंट करते हैं। बहुत आसान, इसको प्रिंट लिखकर इस सेट का नाम लिख दीजिए, मैन एज। तो यहाँ पे मैंने 2 सेट बनाए हैं। एक तो बनाया है मैंने इसके लिए, ओके, एज के लिए, और एक ये बनाया। तो यहाँ पर ये दोनों सेट है दोस्तों। सेट के अंदर कोई भी किसी भी तरह की वैल्यू आप लोग लिख सकते हैं, और जो भी वैल्यू आप लोग लिखेंगे वो सब क्या होगी, अनऑर्डर्ड होगी। ओके। अब हम कहते हैं कि सर ठीक है, समझ में आ गया कि ये अनऑर्डर्ड होती है। ये अनइंडेक्स का मतलब क्या है। ठीक है। तो दोस्तों, हमारे पास में कुछ ऐसे कलेक्शन भी है, वो ऑर्डर्ड होते हैं और इंडेक्स्ड होते हैं। इंडेक्स का मतलब है उनको एक पर्टिकुलर इंडेक्स के थ्रू एक्सेस किया जाता है। चलिए, मैं इसको आपको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। मान लेता हूँ मेरे पास कोई कलेक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर राम है, श्याम है
और सोहन है। ठीक है, ये 3 हम लोग ले लेते हैं और अब मैं कहता हूँ ये तीनों जो कलेक्शन बनाया, ये तीनों क्या है? अनऑर्डर्ड है। क्या है? अनऑर्डर्ड। इसका मतलब है जब ये स्टोर होंगे कंप्यूटर की मेमोरी में तो कोई भी सीक्वेंस हो सकती है, जैसे कि पहले हो जाए कि श्याम स्टोर हो जाए, फिर राम हो जाए और फिर सोहन हो जाए, हाँ, है ना? और जब इसको दोबारा रन करेंगे तो प्रोग्राम इसको दोबारा स्टोर करेगा, तो स्टोर करते समय इनकी सीक्वेंस बदल सकती है, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं अनऑर्डर्ड। और वहीं अगर मैं बात करूं ऑर्डर्ड की, अगर मैं इस कलेक्शन को ऑर्डर्ड बनाना चाहता हूं, जैसे कि लिस्ट बनाना चाहता हूं, तो लिस्ट क्या होती है? ऑर्डर्ड होती है। तो ये जिस ऑर्डर में लिखे गए हैं दोस्तों, उसी ऑर्डर में जाकर हमेशा के लिए सेव होंगे, राम, श्याम और सोहन। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका ये जो कलेक्शन है ये आप ऑर्डर्ड चाह रहे हो या अनऑर्डर्ड चाह रहे हो। अगर अनऑर्डर्ड चाह रहे हो तो कोई भी गारंटी नहीं मिलेगी इनके सीक्वेंस की, और वहीं अगर आप ऑर्डर्ड चाहते हैं इसको, तो फिर आपको कुछ ऑर्डर्ड वे में लिखना पड़ेगा, जैसे कि लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गए, इस वे में आपको लिखना पड़ेगा। अब बात करते हैं इंडेक्स की। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी इंडेक्स नहीं मिलता है। इंडेक्स का मतलब होता है पोजीशन ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट है लेकिन तीनों को कोई पोजीशन नहीं दी गई है। यहाँ पर तीनों को पोजीशन दे दी जाती है और वो ऑटोमेटिक मिलती है, और इंडेक्स जो होता है वो उनकी पोजीशन बताता है, और पोजीशन की शुरुआत हमेशा जीरो से होती है, 0, 1 और 2। ठीक है, तो ये कहलाते हैं इनके इंडेक्स और ये कहलाते हैं उनकी वैल्यू, जबकि यहाँ किसी तरह का इंडेक्स नहीं है। तो आप कहते हो ठीक है सर, यहाँ पर ये अनइंडेक्स्ड है और ये इंडेक्स्ड है, तो सर फायदा क्या हुआ? है ना भाई, फायदा क्या हुआ? तो दोस्तों अनइंडेक्स्ड है, इसका मतलब है कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट पर काम नहीं कर सकते। यहाँ मैं चाहूँ तो केवल शाम को प्रिंट कर सकता हूँ, क्योंकि शाम का मुझे लोकेशन पता है, उसका इंडेक्स पता है मुझे। तो कैसे पता होगा? मान लेते हैं कि इसका नाम एल है और उसका नाम एस है। तो आप जब इंडेक्स मिलते हैं तो आप हमेशा यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर अंदर इंडेक्स भी लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट करना। क्या करना? स्क्रिप्ट करना। तो मैं इसको यहाँ पर सबस्क्रिप्ट कर रहा हूँ या इसका इंडेक्स दे रहा हूँ। जब आप ऐसा लिखते हो तो ये आपको डिनोट करेगा शाम के लिए। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग फ्यूचर में सीखेंगे, इनको हम लोग सीक्वेंसेस भी कहते हैं दोस्तों। अभी हम लोग बात कर रहे हैं अनऑर्डर्ड की, तो अनऑर्डर्ड के अंदर हमारा जो सेट है वो अभी अनऑर्डर्ड है। तो अगर अनऑर्डर्ड के साथ में आप इस तरह का कुछ लिखना शुरू करेंगे 0, 1, 2, तो ये आपको दे देगा एरर, क्योंकि इसमें कोई भी इंडेक्स नहीं है दोस्तों। ये जो लिखने का तरीका वो इंडेक्स के लिए होता है और हमारे पास में अनऑर्डर्ड में कोई इंडेक्स नहीं होता है। इसी वजह से यहाँ आ जाती है एरर और ये बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अब इंडेक्स के क्या क्या एडवांटेज है ये तो मैं आपको जब ये पढ़ाऊंगा, ऑर्डर्ड वाले सीक्वेंसेस पढ़ाऊंगा, लिस्ट पढ़ाऊंगा, ट्यूपल पढ़ाऊंगा, डिक्शनरी पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि इंडेक्सेस का क्या क्या एडवांटेज है। अभी आप ये मान के चलें कि आपके पास जो सेट बना है उसमें किसी भी तरह का इंडेक्स नहीं है, केवल वैल्यू है। और इंडेक्स का अगर कोई आपको पूछे कि इंडेक्स का मतलब क्या है, तो आप बोलिए सर पोजीशन ऑफ एलिमेंट, कि कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पड़ा हुआ है, उसी को हम लोग आम भाषा में इंडेक्स कह सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो जो सेट है, अब अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं सेट की, तो सेट अनऑर्डर्ड होता है। इसका मतलब हमारे पास में वो कुछ इस तरह से बना है। जब इस प्रोग्राम को दोबारा रन करेंगे तो मे भी पॉसिबल कि पहले श्याम स्टोर हो जाए या फिर पहले राम स्टोर हो जाए, फिर सोहन स्टोर हो जाए, कुछ भी सीक्वेंस हो सकती है दोस्तों। बट यहाँ पर अगर ऑर्डर काम करेंगे तो सीक्वेंस हमेशा सेम रहेगी। तो इसको तो हम लोग फ्यूचर में पढ़ने वाले ही हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही है। लेकिन उससे पहले इस अनऑर्डर्ड को और अनइंडेक्स का मतलब हमें समझ में आ गया कि अनइंडेक्स का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर मैं सेट बनाऊं, ठीक है, तो मैंने सेट लिखा है MEN मैन, और यहाँ पर मैं सेट बनाता हूँ। सेट बनाने के लिए आपको हमेशा कर्ली ब्रेसेस का यूज करना पड़ता है और उसके अंदर आपको आइटम लिखने पड़ता है। अब आइटम आपके स्ट्रिंग की फॉर्म में भी हो सकते हैं, इंटीजर की फॉर्म में हो सकते हैं, या कोई भी मिक्स मैच भी कर सकते हैं आप, जैसे कि एक स्ट्रिंग ले लिया, एक नंबर ले लिया, ऐसा भी पॉसिबल है। तो अभी के लिए मैं आपको ये लिखकर दिखाता हूँ सारे के सारे स्ट्रिंग एलिमेंट। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा, तो ये बन गया हमारा सेट। अब सेट की खास बात क्या होती है, जितनी बार ये प्रोग्राम चलेगा इन तीनों को वो मेमोरी में रखेगा, और जब मेमोरी में रखेगा तो वो किस ऑर्डर में रखेगा ये गारंटी नहीं है। तो हो सकता है कि वो यहाँ पर श्याम पहले रख दे, ठीक है, हो सकता है कि वो पहले यहाँ पर राम रख दें, और हो सकता है कि बाद में सोहन को रख दें। अब जब इस प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट 1, जब इसको प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे तो मे बी आपके पास सीक्वेंस क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। मान के चलते पहले राम स्टोर हो गया, फिर सोहन स्टोर हो गया, और फिर श्याम स्टोर हो गया। इस तरह से भी आपके आउटपुट आ रहे हैं। तो ये जो आउटपुट आ रहा है दोस्तों, वेरिएशन आ रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ऑर्डर बदल रहा है, ये ऑर्डर बदल रहा है, ये बदल रहा है, ये इसी वजह से आ रहा है। और यहाँ पर किसी भी तरह का इंडेक्स नहीं है। ओके, और अगर आपके पास इंडेक्स होता तो आप इसको आराम से चला लेते। अभी मैं कोशिश करूंगा इसको इंडेक्स के जैसे चलाने की, और क्योंकि इंडेक्स नहीं होगा तो ये क्या दे देगा, एरर।
तो चलिए एरर देखते हैं आज हम लोग। तो चलते हैं अपने अपने प्रोग्राम में और इसमें लिखते हैं कि सर अगर मैं इसके साथ इंडेक्स लिखना चाहूँ जो कि है नहीं, तो क्या आंसर आएगा? ठीक है, तो इसको रन करते हैं और यहाँ पे ये कह देगा सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट अ सब्सक्रिप्टेबल, मतलब यहाँ पर कोई भी इंडेक्स नहीं आएगा। इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्ट करना, और सब्सक्रिप्ट के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं? इंडेक्स लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर कोई इंडेक्स नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं दे सकते इसको हम लोग, ये हमें एरर मिलेगी। तो आई होप आपको ये फर्स्ट लाइन तो बिल्कुल क्लियर होगी कि सर ये अनऑर्डर्ड है और ये अनइंडेक्स्ड है। एडवांटेज हम लोग लास्ट में जाके इसके करने वाले हैं कि इसमें क्या एडवांटेज मिलने वाले हैं। ठीक है, और सेट को जो है हम लोग कर्ली ब्रेसेस से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? कर्ली ब्रेसेस से बनाते हैं। अब ये जो सेट आइटम है दोस्तों, ये अनऑर्डर्ड है और चेंजेबल है, मतलब आप इसके अंदर 2-4 आइटम और ऐड कर सकते हो किसी सेट के अंदर, या फिर सेट में से किसी पर्टिकुलर आइटम को हटा भी सकते हो। कहने का मतलब है ये म्यूटेबल होता है। क्या होता है? म्यूटेबल। तो अगर आपको याद है मैंने आपको कहा था कि 2 ही होते हैं हमारे पास में जो अनऑर्डर्ड होते हैं, सेट और फ्रोजन सेट। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है कि एक तो है म्यूटेबल, एक है इम्यूटेबल। तो सेट जो होता है वो होता है म्यूटेबल, मतलब चेंजेबल है। आप इसमें आइटम जोड़ सकते हो, हटा सकते हो। ठीक है, बट स्पेशल बात इसकी ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें डुप्लीकेट अलाउड नहीं होते। ये इसका बड़ा एडवांटेज मिलता है। कैसे? एक बार मैं चलो डुप्लीकेट लिख के देखते हैं हम लोग। जैसे कि मैं यहाँ पर दोस्तों डुप्लीकेट लिखूंगा राम का। डुप्लीकेट लिखने के लिए आपको एग्जैक्टली सेम लिखना पड़ेगा। कैपिटल आर है तो कैपिटल आर लिखना पड़ेगा। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो ये मुझे एरर देगा कि भाई चलो, एरर तो ये नीचे इसलिए दे रहा है यहाँ पर, नीचे की वजह से। चलिए अब इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 2 बार राम लिखा था, लेकिन अल्टीमेटली आपके पास में एक ही राम आया है, कि मतलब ये डुप्लीकेट को सपोर्ट नहीं करता। अगर इस आर को मैं छोटा कर दूं, क्या कर दूं? छोटा कर दूं, तो हमारी पाइथन की नजरों में ये राम अलग है और ये राम अलग है, ये आइटम अलग अलग है। ठीक है भाई, जैसे कि मैथमेटिक्स में 0 और 0.0 को हम लोग सेम मानते हैं, लेकिन पाइथन की नजरों में ये 0 अलग है और 0.0 भी अलग है। उसी तरह से यहाँ पर कैपिटल राम अलग है जिसका आर बड़ा है, और ये जो स्मॉल राम है अलग है। तो यहाँ पर कोई डुप्लीकेट नहीं है, तो यहाँ पर चारों को चारों आइटम आपको दिखाई दे रहे हैं। आइटम कब दिखाई नहीं देखेंगे? जब आप इसको एग्जैक्टली सेम लिखेंगे। अब ये जो डुप्लीकेट होगा उसको हटा देगा, तो सिंगल फॉर्म में आपको दिखाएगा, और सीक्वेंस हमारे पास मायने नहीं रखती। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सेट के बारे में, सेट की खास बात बताइए, तो दोस्तों आपको केवल 4 चीज याद रखनी है सेट के बारे में। कितनी चीज याद रखनी है? 4। चारों में लिखा के दे देता हूँ वापस। सेट के लिए अगर आपको 4 चीज समझ में आ गई है दोस्तों, सेट जिसको हम लोग कर्ली ब्रेसेस से बनाते हैं, पहली चीज ये कि ये अनऑर्डर्ड है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये अनइंडेक्स्ड होती है, ये भी आपको समझ में आ गया कि इसमें कोई इंडेक्स नहीं है। तीसरा, इसको चेंजेबल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? चेंजेबल। और चेंजेबल वर्ड को हम लोग जनरली लैंग्वेजेस के अंदर म्यूटेबल बोलते हैं, तो ये म्यूटेबल है। चौथा जो सबसे खास है वो है कि नो डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट अलाउड नहीं करता। ये डुप्लीकेट अलाउड नहीं करता। इन्हीं 4 चीजों के बेसिस पर ये सेट पूरा काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो सेट को कैसे बनाता है और सेट में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये आई थिंक आपको अब पूरे से क्लियर है। चलते हैं इसका यूज करके देखते हैं कि सेट में हमें क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं। और तो पहले तो बात यह है कि ये सेट क्या है? अनऑर्डर्ड है। तो जाहिर सी बात है, अनऑर्डर्ड का मतलब ये होता है कि आइटम इन सेट डू नॉट हैव अ डेफाइंड ऑर्डर, मतलब इनका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता, ये किसी भी ऑर्डर में हो जाते हैं। ओके, और जितने टाइम आप उसको चलाएंगे, जितना टाइम आप उसको चलाएंगे, मे बी पॉसिबल हमारा पाइथन उनको अलग अलग सीक्वेंस में स्टोर कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपने सीक्वेंस दी है, जो आपने यहाँ पर दिया है कि पहले राम है, फिर श्याम है, फिर सोहन है, वो फॉलो कर रहे पाइथन, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। और फिर दूसरी बात हमने ये बताई दी है कि इसमें किसी भी तरह का इंडेक्स या की का कोई भी लॉजिक नहीं है। अगर आप लगाएंगे ये वाला, तो आपको ये दे देगा एरर। तो सेट क्या है? अनऑर्डर्ड है। अब ये म्यूटेबल है, सेट एक म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब होता है कि हम इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस का मतलब सेट में से आप लोग कुछ नए आइटम ऐड कर सकते हो या रिमूव कर सकते हैं। चलो मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बनाकर दिखाता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, चलते हैं और इसको थोड़ा सा बंद करते हैं, काफी भर गया है बेचारा। चले, अब मेरे पास में सेट जो एम एन मैन, इसमें मैं लिखूंगा डॉट और लिखूंगा ADD ऐड। अब मैं एक नाम और ऐड करना चाहता हूँ। सपोज करो मैंने यहाँ पर जो नाम ऐड करूंगा वो एक स्ट्रिंग की फॉर्म होगा, इसलिए मुझे सिंगल कोट्स लिखना पड़ेगा। और वो नाम मैंने ले लिया, सपोज करो
हमने ले लिया मोहन। क्या ले लिया? मोहन। तो यहाँ पर इस समय तक आपके पास में कितने थे? 4 थे। नहीं, 4 नहीं थे, 3 थे। ये डुप्लीकेट आपको दिख रहा है लेकिन ये आपका स्टोर नहीं होगा। तो इसको मैं अभी एक किल हटा दूँ। अब आपको 3 ही दिख रहे हैं और 3 ही हैं एक्चुअली में। अब इस लाइन पर जब ये लाइन एग्ज़ीक्यूट होगी, सेकंड लाइन जिसको मैं हाइलाइट कर रहा हूँ, जब ये एग्ज़ीक्यूट होगी तो उस समय मोहन भी हमारे इस सेट के अंदर ऐड हो जाएगा। तो जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो मुझे 4 आइटम दिखाई देंगे, राम, श्याम, सोहन और मोहन। ठीक है? आप देखो मैं दिखा देता हूँ और ऑर्डर सीक्वेंस नहीं रहेगी, ये मैं जानता हूँ। तो आइए देखें, आपने अपने सेट के अंदर क्या कर दिया है, मोहन को आपने ऐड कर दिया। अब आप चाहें तो यहाँ पर रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको लिखना है रिमूव। और किसको रिमूव करना है? तो आप इसको मेंशन कर दीजिए कि भई मुझे तो राम को रिमूव करना है इस सेट से। ठीक है? तो मैंने एक मोहन को ऐड कर दिया और राम को हटा दिया। तो आप देखें कि मोहन ऐड हो चुके हैं और राम हमारा हट चुका है इस सेट से। इसका मतलब है कि ये जो सेट है इसमें आप कुछ ऐड भी कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, क्योंकि ये है म्यूटेबल। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि सेट म्यूटेबल है, इसका मतलब क्या हुआ? वंस अ सेट इज क्रिएटेड यू कैन चेंज इट्स आइटम। आप इन आइटम को चेंज कर सकते हैं। यू कैन ऐड न्यू आइटम और रिमूव ओल्ड। तो अगर कहीं भी कोई भी चीज़ पाइथन के अंदर अगर वो चेंजेबल होती है, इसमें कुछ ऐड या रिमूव कर सकते हैं, तो वो चीज़ कहलाती है म्यूटेबल। ठीक है? अगर वो चीज़ को चेंज नहीं कर पाते, जैसे कि राम लिख दिया और आप चाहकर भी राम को हटा नहीं सकते हैं या फिर आप चाहकर भी नए मोहन को सेट में ऐड नहीं कर सकते, तो वो होता है इम्यूटेबल प्रोपर्टी। बट सेट तो म्यूटेबल है। ठीक है? यहाँ तक आपको क्लियर है? ये हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर डुप्लीकेट अलाउड नहीं है और डुप्लीकेट का कॉन्सेप्ट मैंने बता ही दिया है। ठीक है? जैसे मान लेते हैं, थोड़ा-सा प्रोग्राम को और अच्छे से समझते हैं। मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ कि यहाँ पर राम ऐड कर रहा हूँ, तो राम तो ऑलरेडी ऐड था। अब ये दोबारा राम ऐड करके 2 राम नहीं होंगे दोस्तों, तो ये अल्टीमेटली उस राम को जो ऐड होगा वो एक्चुअली में हुआ ही नहीं। ठीक है? क्योंकि वो डुप्लीकेट हो रहा था और डुप्लीकेट को हटा देगा। चाहे तो आप यहाँ पर कर रहे हैं, चाहे तो आप इसके पीछे लिख के कर रहे हैं, डुप्लीकेट किसी भी तरह से अलाउड नहीं है। एक बार सेट बन जाता है, अगर आपने वो आइटम ऐड भी किया है, जो कि पहले से ही हमारे सेट में अवेलेबल है, तो उस केस में भी हमारा जो सेट है, वो इसको सपोर्ट नहीं करेगा डुप्लीकेसी को, तो अल्टीमेटली एक ही आइटम को रखता है, एक जैसा। क्लियर है दोस्तों? तो ये होता है डुप्लीकेट का कॉन्सेप्ट, जो कि हमारा सेट बिल्कुल भी अलाउड नहीं करता। अब सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी? लेंथ। लेंथ का मतलब है कि सर सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं। तो लेंथ निकालने के लिए हम लोग len नाम के मेथड का यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और मैं आपको दिखाता हूँ कि भई इस सेट में कितने हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर एक ऐड किया ना ये वाला, तो पहले 3 थे, आपको लग रहा होगा अब टोटल 4 हो गए हैं। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि भैया ये तो ऐड ही नहीं होगा क्योंकि तो डुप्लीकेट है, तो 3 रहेंगे। तो आप यहाँ पर इसकी लेंथ भी चेक कर सकते हो। लेंथ चेक करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रिंट। मैं लेन को प्रिंट कराना चाहता हूँ, len लेन, और अंदर मैं लिख दूँगा सेट का नाम। तो ये इस सेट की लेंथ निकाल कर उसको प्रिंट कर देगा और नीचे मैंने यहाँ पर कोशिश करी है कि सेट भी प्रिंट कराकर दिखाऊँ। जैसे आप इसको रन करेंगे दोस्तों, तो इसने बता दिया है कि हमारे सेट में 3 एलिमेंट है और 3 एलिमेंट कौन से हैं? राम, श्याम और राम, सोहन और श्याम। ठीक है? तो सीक्वेंस यहाँ पर बिल्कुल मायने नहीं रखेगी। तो इस तरह से अगर आपको सेट के अंदर आइटम काउंट करने हैं कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो आप len नाम के मेथड का यूज़ ईज़िली कर सकते हैं। जिसके लिए आपको len लिखकर अंदर सेट को जो भी रेफ़रेंस है उसको यहाँ पर पास करना पड़ेगा। ठीक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं सेट का रेफ़रेंस या सेट का वेरिएबल। ठीक है? नाम चाहे कुछ भी दे दीजिए, जो आपको अच्छा लग रहा है वो नाम दे दीजिए, लेकिन बट आपको ये समझना है कि ये सेट जो है इसमें 3 वैल्यूज़ हैं। करेक्ट है? तो आई होप आपको लेंथ निकालना भी बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे सर सेट में जो आइटम है वो किस-किस डाटा टाइप के हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो सेट में आइटम है वो किसी भी डाटा टाइप के हो सकते हैं। ओके? जैसे कि अभी आप जो सेट देख रहे हैं दोस्तों, उसमें सारे के सारे क्या हैं? सारे के सारे हमारे स्ट्रिंग है। तो मैं चाहूँ चाहूँ मैं तो यहाँ पर मैं क्या ले सकता हूँ? इंटीजर भी ले सकता हूँ। जैसे कि मैंने ले लिया 12, ठीक है? यहाँ मैंने कोई इंटीजर लेना है, सपोज़ करो 34, यहाँ पे मैं नेगेटिव इंटीजर ले लेता हूँ, वो भी इंटीजर ही रहेगा। तो ये सेट जो है, ये सब के सब क्या है? इंटीजर है। तो इसको जब हम लोग चलाएँगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी भी हमारे पास में 3 आंसर आएगा और हमारे एलिमेंट आ जाएँगे। इसका मतलब है सेट में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि एलिमेंट का टाइप क्या होगा।
ओके, अब आपको उसका टाइप भी दिखा देते हैं कि भैया अगर इसको टाइप चेक करना पड़े किसी दिन सेट का, जैसे सेट का टाइप कैसे चेक करते हैं, तो टाइप चेक करने के लिए टाइप मेथड लिखते हैं और अंदर आपको किसका टाइप सेट करना है वो टाइप लिख दीजिए, तो बता देगा कि MEN का टाइप क्या है। तो ये बताया 3, इसके 3 एलिमेंट टाइप क्या है, सेट टाइप का है और हमारा एलिमेंट क्या है यहाँ पर, ये वाले एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि आपको किस तरह के एलिमेंट चाहिए। मैं यहाँ पर आपको फ्लोट के साथ में भी दिखा देता हूँ। ये सारे के सारे मैंने ले लिए फ्लोट वाले। ठीक है, इस तरह से मैं ले सकता हूँ, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। 2 ही ले लेता हूँ, तो ये आंसर 2 ही दे देगा। तो ये 2 दे देगा आंसर और हमारे पास में टाइप तो सेट ही आने वाला है और ये दोनों एलिमेंट ये हो गए। ठीक है, तो टाइप को आई थिंक लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता चल गया कि वो सेट। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी सेट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डेटा को भी रख सकता है। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि आपके पास एक फ्लोट हो, एक आपके पास स्ट्रिंग हो और एक आपके पास में इंटीजर हो। इट मे बी पॉसिबल। ठीक है, जब इसको रन करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि आइटम तो 3 है और जिसमें से एक स्ट्रिंग है, एक हमारे पास फ्लोट है और एक हमारे पास में इंटीजर है। तो यहाँ पर आप इनके कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, किसी भी तरह से यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान होता है काम करना और बहुत ही बेटर ढंग से ये काम करता है। जब इसकी हम लोग एप्लीकेशन करेंगे तब आपको और भी मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि व्हाट इज सेट कंस्ट्रक्टर। ये सेट कंस्ट्रक्टर या सेट मेथड क्या है। दोस्तों ये जो मेथड है इसका मेन पर्पस होता है कि किसी भी कलेक्शन को, चाहे वो हमारा ऑर्डर्ड हो चाहे अनऑर्डर्ड हो, उसको सेट में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो चलिए इसका मैं आपको यूज बताता हूँ। यहाँ पर आते हैं और दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग एक ऑर्डर्ड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? ऑर्डर्ड सीक्वेंस ले रहे हैं, जिसको मैंने नाम दिया एल। क्या नाम दिया? एल। और वो मैं ले रहा हूँ लिस्ट। लिस्ट कैसे बनाते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से हम लोग लिस्ट बनाते हैं और यहाँ पे मैंने लिस्ट ले ली, सपोज करो 1 2 3 और 4 और 5। ठीक है भाई, ये मैंने एक लिस्ट ले लिया और जो कि ऑर्डर्ड है दोस्तों। क्या है ये? ऑर्डर्ड है। आप चाहो तो मैं इसको इंडेक्स के साथ में दिखा भी सकता हूँ। ठीक है, तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि ऑर्डर्ड है या नहीं है, क्योंकि जब आप इसको प्रिंट करोगे दोस्तों तो आपको हमेशा यहाँ पर सेम सीक्वेंस दिखाई देगी जो कि आपने लिखी है। ओके, आप अगर आपको इंडेक्स देखना है तो ये देखिए, इन वैल्यू को मैं थोड़ा सा अलग करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, इनको मैं इस तरह से कर लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इसकी जो पोजीशन है वो 0th पोजीशन है, इसकी पोजीशन 1 पोजीशन है। क्योंकि अगर हमें 12 देखना है तो हमें यहाँ पर अगर इसका सबस्क्रिप्ट लिखकर 1 लिख दें अंदर इंडेक्स, तो ये हमें 12 दिखा देगा। ठीक है, तो 12 आंसर आ गया ना। ये हमारी पोजीशन कौन सी है? फर्स्ट पोजीशन, मतलब फर्स्ट नंबर का इसका इंडेक्स है, क्योंकि इंडेक्स शुरुआत हमेशा 0 से होती है। ओके, तो इस तरह से सबस्क्रिप्ट लगा सकते हैं। आपको ये कंफर्म हो गया कि सर ये ऑर्डर्ड भी है और इंडेक्स भी है। ठीक है, चलो हमारा मेन मकसद ये नहीं था। हमारा मेन मकसद था कि आपको कोई सेट बनाना है इस एल से, तो आप उसके लिए सेट कंस्ट्रक्टर या सेट मेथड का यूज करेंगे। उसमें आप इसको पास कर दें एल को। किसको पास कर दें? एल को पास कर दें। तो जैसे आप एल को पास करेंगे तो एल जो ऑर्डर था, ये जो सेट है उसको वो सेट में कन्वर्ट कर देगा और ये जो जितने भी नंबर है वो सब क्या हो जाएंगे? अनऑर्डर्ड हो जाएंगे। ठीक है, एस में आने के बाद में। तो मैं यहाँ पर एस लिखना चाहूंगा, एस। और ये जो खाली प्रिंट ये कर कुछ नहीं रहा, ये आपको सिर्फ एक ब्लैक लाइन दे रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 11 12 13 14 15 ये क्या आ गया हमारे पास में? पूरा का पूरा सेट आ गया। सीक्वेंस ये भी हो सकती है दोस्तों और बदल भी सकती है। ठीक है, अगर मैं दोबारा रन करूं तो मे भी पॉसिबल कि आपके पास में ये बदल जाए। ओके, चलिए नाउ अब आप कहते हो कि नहीं सर मैं नहीं मानता कि इसमें वो इंडेक्स हट गया। तो आप देखिए, चाहे इंडेक्स लगा के देखें। अगर आप यहाँ पर 1 लिखेंगे तो पिछली बार एल के साथ जब मैंने 1 लिखा था तो क्या आया था? 12। इस बार आ रही है एरर, क्योंकि एस एक सेट है और सेट के साथ में हम लोग इंडेक्स या सब्सक्रिप्शन नहीं लिख सकते। ओके दोस्तों, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब मैंने आपको कहा था कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं 15 15 15 ये 3 टाइम दे देता हूँ, क्योंकि ये लिस्ट है और जब आप इस लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर लिस्ट को भी प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं लिस्ट को भी प्रिंट करा देता हूँ। तो लिस्ट के अंदर डुप्लीकेसी हो सकती है, तो यहाँ पर 15 जो है वो 3 टाइम्स है। लेकिन जैसे इस एल को आप कन्वर्ट करेंगे सेट के अंदर तो डुप्लीकेट भी हट जाएगा। इसका मतलब एस को जब मैं प्रिंट करूंगा तो मुझे डुप्लीकेट दिखाई नहीं देंगे। चला के देखता हूँ, आपको आंसर दिख जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, लिस्ट में अगर आप देख रहे हैं लिस्ट की फॉर्म में ये पहला वाला प्रिंट ये लिस्ट दे रहा है। कैसे दे रहा है? क्योंकि आपको यहाँ पर क्या मिल रही है? स्क्वायर ब्रैकेट मिल रहे हैं जहाँ डुप्लीकेट भी आपको दिखाई देते हैं। लेकिन जब आप इस लिस्ट को कन्वर्ट कर देते हैं सेट के अंदर तो सेट जब बनता है तो
उस समय इनके क्या कर देता है, डुप्लीकेट को हटा देता है, मतलब 2 इसमें से हटा दिए जाएंगे। अब देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी डुप्लीकेट नहीं आ रहा। तो इस तरह से आप किसी भी चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं सेट के अंदर। तो अभी तो मैंने लिस्ट में करके दिखाया, अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ जो कि आप अच्छे से जानते हो, वो है स्ट्रिंग। क्या है वो? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के लिए यहाँ पे मैं लेता हूँ, सपोज करो ए, और मैंने स्ट्रिंग दी है हेलो। अब स्ट्रिंग चाहे सिंगल कोट्स में दे, डबल कोट्स में दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस ए को मैंने कन्वर्ट कर दिया है इसमें, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए। तो जब आप उसको देखेंगे, ओके, तो यहाँ पर जो ए है अल्टीमेटली कन्वर्ट होगा किसमें बन गया है, एस में जाकर क्या बन गया है, वो बन गया हमारे पास में सेट। तो मैं कुछ आपको समझाने के लिए इसको ऊपर नीचे लिख दूं। तो ये स्ट्रिंग है, जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपके पास स्ट्रिंग ही प्रिंट होगी पूरी, है ना। लेकिन जब आप इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देंगे सेट में, तो सेट क्या करेगा, इन पूरी स्ट्रिंग को तोड़कर एक एक करेक्टर में कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ पर क्या बना देगा, 5 करेक्टर बना देगा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सीक्वेंस आ रही है HELLO की, वो सीक्वेंस यहाँ पर फॉलो हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो अगर आपको डाउट है तो आप 4-5 बार चला लीजिएगा, तो क्लियर हो जाएगा कि सर ये तो जो सीक्वेंस है सेट बनने के बाद में HELLO की सीक्वेंस मायने नहीं रखती। ठीक है, यहाँ पर आपने एक बनाया था सीक्वेंस जो कि एक स्ट्रिंग होती है, जिसके अंदर भी इंडेक्स होते हैं, ये भी ऑर्डर्ड है, और आपने इसको सेट में कन्वर्ट कर अनऑर्डर्ड भी कर दिया है और अनइंडेक्स भी कर दिया है। और अगर यहाँ पर जब देख रहे हैं कि डुप्लीकेट है LL, है ना भाई, लेकिन जब आप इसको देखेंगे सेट को, तो सेट में डुप्लीकेट हट गए हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि सेट को या किसी भी हमारे जो सीक्वेंस है या कलेक्शन है, चाहे वो ऑर्डर्ड हो चाहे वो अनऑर्डर्ड हो, किसी भी कलेक्शन को जब मुझे सेट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मैं सेट मेथड काम में लूंगा। तो सेट मेथड आपका क्या करेगा, किसी भी कलेक्शन को, चाहे वो ऑर्डर्ड हो चाहे वो अनऑर्डर्ड हो, दोनों में बात कर रहा हूँ, ऑर्डर्ड है तो भी अच्छी बात है, और अगर अनऑर्डर्ड है तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये फंक्शन ऑर्डर अनऑर्डर्ड दोनों को हमारे सेट बना देगा। ठीक है, एक तो इसका सेट का ये यूज हो गया। दूसरा इसका यूज होता है दोस्तों एम्प्टी सेट के लिए। अब आप कहेंगे सर एम्प्टी सेट क्या है, खाली सेट, खाली सेट कैसे बनाए? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा इसको इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। भाई जैसे आपको खाली लिस्ट बनानी है, ठीक है, या खाली स्ट्रिंग बनानी है, तो आप इस तरह से खाली स्ट्रिंग बना सकते हैं। खाली लिस्ट बनानी है तो आप इस तरह से बना सकते हो। खाली टपल बनाना है तो आप इस तरह से बना सकते हो। लेकिन अगर आपको खाली सेट बनाना है तो आप ऐसे नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते हैं? इसका छोटा सा आपको समझना पड़ेगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब अगर हम लोग एम्प्टी सेट बनाना चाहे, क्या बनाना चाहे, एम्प्टी सेट बनाना चाहे, तो एम्प्टी सेट बनाने के लिए कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कर्ली ब्रेसेस हमारे सेट के लिए भी काम में आते हैं और डिक्शनरी के लिए भी काम में आते हैं। तो जब आपने खाली कर्ली ब्रेसेस लिखा है, जिसके अंदर आपने कुछ नहीं लिखा है, तो वो उसको बाय डिफॉल्ट डिक्शनरी मानता है। अगर आप मेरी बात को नहीं मान रहे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ। ठीक है, चलिए, यहाँ पर ए या यहाँ पर एस नाम का सेट बनाना चाहते हैं। हमें लगा क्या ये जो एस है ये कहीं हमारा डिक्शनरी है या सेट है, ये हमें कंफर्म नहीं है। इसके लिए हम लोग टाइप चेक कर लेना भाई, एस का टाइप। अगर एस का टाइप सेट आता तो समझिए एस सेट बन गया है, और अगर इसका टाइप जो है डिक्शनरी आता तो समझ जाना है कि ये क्या बन रही है, डिक्शनरी बन रही है। तो आप देखेंगे इसका टाइप क्या है, DICT, मतलब डिक्शनरी है। तो ये डिक्शनरी ऐसे बनाते हैं, एम्प्टी डिक्शनरी। सेट ऐसे नहीं बनाते। तब तो आप कहोगे सर ये तो बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि जिस दिन आपको खाली सेट बनाना पड़ गया तो वो कैसे बनाएंगे सर, क्योंकि ये ब्रैकेट तो आपने कर्ली ब्रैकेट के लिए काम में ले लिए। यस दोस्तों, ये कर्ली ब्रैकेट के लिए काम में ले लिए हमने, डिक्शनरी के लिए। अगर आपको कंफर्म करना है और तो आप यहाँ पर भी कर्ली ब्रेसेस लिख सकते हैं, तो आपको ये टाइप बता देगा कि कर्ली ब्रेसेस का टाइप क्या रहता है, डिक्शनरी रहता है। तो सेट कैसे लिखे सर, खाली सेट कैसे बनाऊं? जैसे कि मैं यहाँ पर खाली लिस्ट बनाना चाहता हूँ ना, तो इसको हम लोग यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे तो खाली लिस्ट बन जाएगी दोस्तों। तो एस का जो टाइप है वो आपका लिस्ट आएगा, आया ना। और वहीं अगर मुझे इसको खाली स्ट्रिंग बनाना है तो कुछ मत कीजिए, आप सिंगल कोट 2 बार लगा दीजिए बस। तो ये बन गया एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग बन गया, बस खाली सेट नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि दोस्तों यही सिंबल डिक्शनरी के लिए काम में लेते हैं, इस वजह से हम लोग यहाँ पर कर नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी तरह से यहाँ पर सेट नहीं बना सकते।
तो बात करेंगे कि भाई सेट कैसे बनाएं। तो सेट बनाने के लिए दोस्तों, एम्प्टी सेट बनाने के लिए आपको केवल क्या लिखना पड़ता है, सेट लिखना पड़ता है। जब आप ऐसा लिखेंगे तो उस केस में जो एस है वो एक एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, अब देखो उसका टाइप दिख के देख लीजिए कि आपका टाइप क्या आ रहा है, सेट आ रहा है। क्योंकि काफी बड़ा हो गया तो इसको मैं बंद करना चाहूंगा। वापस चला के देखते हैं हम लोग और उसका आउटपुट जो है आपको मिल जाएगा। अब आप कहोगे सर ठीक है, मान लिया ये सेट बन गया, लेकिन ये एम्प्टी है या नहीं। तो एक तो आप ये ऐसे भी चेक कर सकते हो कि इसमें कुछ लिखा नहीं मैंने। और अगर आप कंफर्म भी करना है कि नहीं सर मुझे तो ये भी कंफर्म करना है कि सेट में कोई एलिमेंट तो नहीं आ गया, क्या पता रैंडमली कुछ आ जाए। उसके लिए आप क्या करो, काउंट कर लो। मैंने आपको बताया लेंथ निकाल दो, एल लेंथ निकालेंगे एस की और चेक कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर वो टाइप भी आपको दे रहा है और लेंथ क्या दे रहा है, 0। इसका मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों आप एम्प्टी सेट बना सकते हो। और एम्प्टी सेट का मतलब ये नहीं है कि इसमें कभी एलिमेंट नहीं आएंगे। जब आपको लगता है कि आपके सेट एलिमेंट जो है एम्प्टी है सेट, बाद में चाहकर इसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं। जैसे मुझे लगा कि यहाँ पर इसमें कुछ ऐड करना चाहिए तो मैंने लिख दिया s.add और मैंने यहाँ पे एक नंबर डाल दिया 12। क्योंकि जब नंबर डालते हैं तो उसके ऊपर कोट्स नहीं लगाना है। कोट्स तभी लगाते हैं जब वो चीज़ स्ट्रिंग हो। ठीक है, चला के देखते हैं। तो अभी भी आपको टाइप जो है वो सेट है और इसमें एक एलिमेंट आ गया है। तो अब मैं बार-बार ये टाइप को सेट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ना आपको पूरा सेट करके दिखाऊँगा। और एक तो मैंने नंबर डाल दिया और एक मैंने ऐड क्या कर दिया, ऐड। और अब मैं एक स्ट्रिंग ऐड कर रहा हूँ। तो स्ट्रिंग को लिखने के लिए 2 कोट्स या सिंगल कोट्स या डबल कोट्स का यूज़ करेंगे आप लोग। और स्ट्रिंग मैंने लिख दी, सपोज़ करो हेलो। अब टोटल मेरे पास 2 एलिमेंट हैं, 12 और हेलो। तो आपको ये 12 और हेलो दोनों दिखाई दे रहे होंगे और आपको साथ में काउंट भी पता चल रहा है कि सर इसमें कितने एलिमेंट आ गए हैं। तो दोस्तों ये जो सेट मेथड है ये बड़ा काम का है, उसको कभी नहीं भूलना है। और ये केवल ऐसा सेट में ही होता है। क्यों होता है सर सेट में? खाली हम लोग सिंबल से खाली सेट क्यों नहीं बनता? क्योंकि दोस्तों यही कर्ली ब्रेसेस डिक्शनरी के लिए भी काम में आते हैं। ओके, तो इस वजह से वो डिक्शनरी को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्यों दे रहा है, देना दे दो। अपन को तो क्लियर होना चाहिए वो क्या चाहता है, वो कैसे काम करता है। अगर हमको पता चल जाए तो हम लोग उसको बेहतर प्रोग्राम बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि सेट क्या है, इटरेबल है। इटरेबल का मैंने बताया था कोई भी ऐसी चीज़ या जो हमारे पाइथन में जिसमें कलेक्शन हो, जिसमें नंबर ऑफ वैल्यूज़ हो, तो वो इटरेबल कहलाती है। इटरेबल होने का फ़ायदा ये है कि आप 1 बाय 1 एक-एक एलिमेंट चल सकते हैं। तो सेट जो है वो अनऑर्डर्ड तो है ही है, साथ में ये इटरेबल है। इटरेबल का मतलब देखो वापस मैं आपको समझाता हूँ, अच्छे बोर्ड पर आके समझते हैं इसको, बहुत ही प्यार से समझेंगे। पाइथन ये कहता है कि अगर आपके पास किसी भी तरह का कलेक्शन है, चाहे वो ऑर्डर्ड हो, चाहे वो अनऑर्डर्ड हो, उसको आप इटरेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इटरेट। जैसे कि ये जो है वो अनऑर्डर्ड है, ओके, और ये क्या है? ये ऑर्डर्ड है। यहाँ पर भी आपने कोई वैल्यू ले ली इस तरह से और यहाँ पर आपने कोई वैल्यू ले ली, सपोज करो 5 6 7। तो इटरेट का मतलब होता है कि आप 1 एलिमेंट पे जा रहे हो, फिर इसके बाद में सेकंड एलिमेंट पे जा रहे हो, थर्ड एलिमेंट पे जा रहे हो। यहाँ पर भी यही होगा इटरेट का मतलब कि पहले तो आपको फर्स्ट एलिमेंट से शुरुआत करनी है, फिर सेकंड एलिमेंट पर, फिर थर्ड एलिमेंट से शुरुआत करनी है। तो ये इटरेट होने का मतलब है कि जहाँ पर आपके पास मल्टीपल वैल्यू हो तो आप 1 बाय 1 जा सकते हो। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को या इस प्रोसेस को टेक्निकली हम लोग कहते हैं ट्रैवर्स करना। क्या करना? ट्रैवर्स करना, हर एलिमेंट को चलना। और जाहिर सी बात है इटरेट करना है तो आपको यहाँ पर क्या चाहिए होगा? यहाँ आपको लूपिंग चाहिए होगी। आप यहाँ पर फोर लूप लगा सकते हैं, व्हाइल लगा सकते हैं और इटरेटर लगा सकते हैं। इटरेटर आपको याद है मैंने लास्ट क्लास में कराया था इटरेटर। तो आप इटरेटर जैसे कि ITER नाम का जो मेथड होता है, जो फंक्शन होता है, वो आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं आगे हुए बढ़ सकते हो। तो सबसे ज़्यादा आपको यूज़फुल जो लगेगा, जो सबसे ज़्यादा आप कंफर्टेबल रहेंगे, वो रहेंगे 4 के साथ में। क्यों रहेंगे? क्योंकि आप लोग जानते हो कि इसमें लेंथ कितनी आ रही है। चलिए कुछ प्रोग्राम बना के दिखाते हैं कि अगर इटरेबल है तो सर कैसे एडवांटेज उठाऊँ मैं? ठीक है, तो एडवांटेज उठाने की बात कर लेते हैं हम लोग कि सर यहाँ पर एडवांटेज कैसे उठाएँगे? तो यहाँ पर मैं एक सेट क्रिएट करता हूँ और सेट को देखो ऐसे भी क्रिएट कर सकता हूँ दोस्तों कि आप चाहें तो सेट के अंदर कोई लिस्ट बनाकर इसमें से वैल्यू दे दें। तो 1 दे दी, 2 दे दी, 3 दे दी, 4 दे दी, इस तरह से कर सकते हैं। या आप यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस से बना सकते हो, जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, तो नंबर थोड़ा-सा मैं अटपटे से लेता हूँ ताकि आपको काम करने में मज़ा आए। ठीक है, इस तरह से। तो आपने एक सेट बना लिया और ये सेट इटरेबल है। क्या है? इटरेबल। इटरेबल का मतलब आप इसको फोर लूप लगाकर 1 बाय 1 एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए कैसे करते हैं? तो 4 आपको लिखना आता है, ये 4 लिखिए। यहाँ पर एक वेरिएबल या फिर कोई भी एक रेफरेंस बना लीजिए
इन लिखना पड़ेगा और आपको लिखना पड़ेगा एस। इटरेबल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि एस इटरेबल है तो आप यहाँ पर एस लिख सकते हैं। यहाँ पर हर वो चीज लिखी जा सकती है दोस्तों जो कि एक कलेक्शन है। क्या है? जो कि एक कलेक्शन है, चाहे वो ऑर्डर्ड हो चाहे वो अनऑर्डर्ड हो, सब कुछ अलाउड है, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एस में से एस बोले तो ये पूरा जो है ना 11, 22, 33, 44 और 55, उसमें से एक एक एलिमेंट को यहाँ लाएगा आई के अंदर, और आई के थ्रू हम लोग उसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, प्रिंट आई। अब ये सीक्वेंस क्या रहेगी सर, एस में पहला कौन निकलेगा ये मैं नहीं जानता। ठीक है, क्यों नहीं जानता, क्योंकि जब ये स्टोर होगा उसके बाद में कैसा होगा, तो इसके लिए एक बार मैं चला के दिखा देता हूँ आपको कि कोई गारंटी नहीं मिलेगी कि आपको सीक्वेंस सही मिल रही है। देखो यहाँ पर 33 पहले मिल गया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको यहां पर सिखाऊं, ठीक है, कि यहाँ पर जो हमारा सेट है सबसे पहले 33 हुआ है, जैसे कि आपने यहाँ लिखा है, सपोज करो आपने सेट जो बनाया वो बनाया 11, 22, 33, 44 और 55, और आप जानते हो कि जब हमारा इस प्रोग्राम इसको प्रोसेस करेगा तो कहीं ना कहीं तो पहले ये स्टोर जरूर होगा मेमोरी में या रैम में। तो ये स्टोर कैसे होगा, पहले कौन स्टोर होगा, इसकी गारंटी हम लोग लेते नहीं क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है। तो जो हमारा आउटपुट आया उसके अकॉर्डिंग है, यहाँ पर 33 मान लीजिए 33 स्टोर हुआ, फिर 22 स्टोर हुआ, फिर 55 स्टोर हुआ, फिर 11 स्टोर हुआ और फिर 44 स्टोर हुआ। ये हमारा एक, जब इसको हमने एग्जीक्यूट किया था प्रोग्राम को, तो ये हमारा ये स्टोर हुआ। और फोर लूप जो है सबसे पहले 33 को निकाल कर प्रिंट कर रहा है, फिर 22 को निकाल कर प्रिंट कर रहा है, 55 को निकाल कर प्रिंट कर रहा है, 11 को निकाल कर प्रिंट कर रहा है और 44 को निकाल कर प्रिंट कर रहा है। इसी वजह से दोस्तों आपको ये आंसर मिला है। और अब ये जो सीक्वेंस यहाँ पर है दोस्तों, ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैं इसको जब दोबारा चलाऊंगा तो यही सीक्वेंस मिलेगी, क्योंकि जब दोबारा चलाऊंगा तो प्रोग्राम के अंदर दोबारा ये स्टोर होगा, और जिस सीक्वेंस में स्टोर हुआ है, अंदर जिस वे में स्टोर हुआ उस वे से आपको वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर गारंटी नहीं लेंगे हम लोग, जैसे भी स्टोर हुआ जिससे होने दो। चलिए, अब ये होता है इटरेशन का फायदा कि आप इसमें ये काम कर सकते हैं। क्लियर है? अब काफी लोग कहते हैं कि सर चलो ये बात मान लेते हैं आपकी कि ये अच्छी है, तो क्या ये केवल इटरेशन इसको प्रिंट कराने के लिए होता है? नहीं दोस्तों, इटरेशन के थ्रू हम लोग सेट में वैल्यू निकाल कर प्रिंट भी कर सकते हैं और वैल्यू ऐड भी कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। इटरेटर सिर्फ आपको घुमाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपके सामने एक एम्प्टी सेट ले रहा हूं, तो एम्प्टी सेट कैसे लेंगे, सेट। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर कुछ नंबर डालने, क्या डालना है, कोई वैल्यूज डालनी है, कोई नंबर डालना है सपोज करो। ठीक है, तो मैं कितने नंबर डालने मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने कहा सर 4 नंबर डाल दीजिए या 5 नंबर डाल दीजिए। तो सबसे पहले 4 को तो पहले 5 बार चला दो आप, आई इन रेंज, इसको मैं 5 बार चलाने के लिए यहाँ पे क्या लिखूंगा, 6। 6 का मतलब होता था ये 0 to 6 होगा, तो खाली 6 लिखे या 0 to 6 लिखे, दोनों का मतलब सेम होता है। तो ये हमारा हो गया 0 to 6 का मतलब है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ये इतनी बार चल रहा है। और अगर आपने यहाँ पर लिमिट दे दी तो ये चलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 1 से लेकर 5 तक चलेगा। ठीक है, तो ये चीज 1 से लेकर 5 तक, ये जो लूप है ये 1 से लेकर 5 तक चलाएगा, और हर बार मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो एस डॉट ऐड, क्या ऐड कर रहा हूँ, एस डॉट ऐड। अब ऐड क्या करना है दोस्तों, तो ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यूजर से पूछ लेता हूँ, भाई यूजर तू ही बता दे क्या ऐड करना है। तो मैं यूजर से पूछूंगा एन, और एन की जो है वो मैं यूजर से ले लूंगा एज ए स्ट्रिंग। अगर आपको स्ट्रिंग पूछनी है तो स्ट्रिंग पूछ लीजिएगा, अगर आपको कुछ नंबर पूछने हैं, इंटीजर पूछने हैं तो इंटीजर पूछ लीजिएगा। तो इंटीजर 5 वैल्यू लेने के लिए आपको यहाँ पर इंट लिखना पड़ेगा इसका आगे, और स्ट्रिंग लेना तो कुछ नहीं। तो ये जो लूप है वो इन दोनों लाइनों को 6 टाइम चलाएगा, नहीं सॉरी 5 टाइम, 1 से लेकर 5 तक। तो हर बार वो आपसे एक वैल्यू पूछेगा और वो वैल्यू क्या करेगा, ऐड करेगा। ऐड करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि एन में जो भी है वो एस में चला जाए। फिर मैं इस लूप से बाहर निकल कर बाहर आकर चुपचाप प्रिंट क्या कर दूंगा, एस की वैल्यू प्रिंट कर दूंगा। चलाएं इस चीज को, इस चीज को चला रहा है, और ये हमसे वैल्यू मांग रहा है दोस्तों। तो मैंने पहली वैल्यू दी, सपोज करो मैंने पहली वैल्यू दी है 77, फिर दूसरी दी है 88, फिर मैंने दे दिया 44, फिर दे दिया है 33, फिर दे दिया है 22। तो इस तरह से आपसे एक एक वैल्यू पूछ कर वो सेट में ऐड करता जाएगा, और लास्ट में सेट के अंदर जो भी फिल हुआ है वो हमने प्रिंट कर दिया। लेकिन सीक्वेंस यहाँ पर अगेन मायने नहीं रखती। ऐसा कोई रूल नहीं कि आपने जिस सीक्वेंस में डाला है उस सीक्वेंस में आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आपको सीक्वेंस का ज़्यादा ही ध्यान रखना है दोस्तों, ऑर्डर का ज़्यादा ही ध्यान रखना है, तो आप ऑर्डर वाला लीजिए, इसको मत लीजिए।
तो सेट इटरेबल होता है, ये भी इसकी बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। इस पर आप जो चाहे वो काम कर सकते हैं। तो आई होप मैंने आपको सेट के बारे में ऑलमोस्ट सब चीजें बता दी है। अब बचा हुआ एक चीज, वो है इसका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहली चीज जो है, इसका यूज कहाँ कहाँ आता है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए इसका बहुत ही यूज होता है। किसके लिए आता है दोस्तों? मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए इसका बहुत यूज आता है। तो मैथमेटिक्स में आपने एक टॉपिक जरूर पढ़ा होगा, वो है सेट थ्योरी। सेट का मतलब क्या है? सेट जैसे हम लोग लिखते हैं ना, ऐसे वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेट 1 है, ये सेट 2 है। आप समझ गए? इसमें आपके पास में कार, कैट, डॉग, इसमें भी कुछ एलिमेंट हो सकते हैं। तो मैथमेटिकली कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, स्पेशली सेट वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? सेट की जरूरत पड़ेगी, और ये हमें चाहिए होगा। ठीक है, तो जो भी आपका मैथमेटिक्स में सेट से रिलेटेड इश्यूज है, सेट से रिलेटेड जो प्रोग्राम होंगे, वो आपको अपने पाइथन के सेट से ही बनाने चाहिए। ज़्यादा अच्छे से बनेंगे और सही बनेंगे, और उसके अलावा बनेंगे भी नहीं। फिर ये है टू रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम अ लिस्ट। मान लीजिए आपको 10 बच्चों की एज पूछनी है। आप बस ये जानना चाहता हो कि भाई आपके पास किस किस एज के बच्चे हैं। अगर आप 10 बच्चों की एज पूछोगे तो आपके पास 10 नंबर होंगे। हो सकता है कि कुछ बच्चों की एज सेम हो, बट आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। आप बस ये चाहते हो कि सर मेरे पास में 10 बच्चों की जो एज है, कुल मिलाकर मुझे ये बता दीजिए कि मेरे पास में कौन कौन सी एज के बच्चे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग लिस्ट बनाएंगे, और लिस्ट को जब कन्वर्ट करेंगे किसमें? सेट में। तो उसमें से डुप्लीकेट अगर कोई भी चीज है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? हटा देते हैं। ठीक है, चलते हैं इसका एडवांटेज उठाकर मैं दिखाता हूँ आपको कि इससे प्रोग्राम कैसे बेटर बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ आएंगे, इसको हम लोग करेंगे और एक लिस्ट बनाई दोस्तों। ठीक है, लिस्ट बनाने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना पड़ता है, और आप इसके अंदर एलिमेंट दे दो। आप इसमें कोई भी एलिमेंट दे दो, और चाहे तो कितनी बार भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सपोज करो ऐसा। ठीक है, इस तरह से मैंने रैंडमली कोई भी नंबर दे दिया है। अब यहाँ पर मुझे ये चेक करना है कि भाई टोटल हमारे पास में किस किस एज के बच्चे हैं। ये फर्क नहीं पड़ता कि कितने बच्चे हैं हमारे पास में। ठीक है, तो मुझे सिर्फ ये देखना है किस किस एज के हैं। तो मुझे सिर्फ एज चाहिए दोस्तों। मुझे जैसे 1 1 है, ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, 2 2 है तो हमें ये नहीं चाहिए। तो 2 एक बार मिल जाए, 3 एक बार मिल जाए तो हमें कन्फर्म हो जाएगा। तो लेकिन जैसे इसको हम लोग प्रिंट करते हैं दोस्तों एल को, तो ये तो डुप्लीकेट भी शो करेगा। दिक्कत है इसमें, ये डुप्लीकेट भी शो कर रहा है। तो ये काम कैसे करें सर? इसमें से डुप्लीकेट कैसे हटाऊं? बहुत ही आसान है। आप एक रेफरेंस बना लीजिए और सेट लिखकर इसके अंदर एल को पास कर दीजिए। तो ये जो सेट फंक्शन है, इस एल को सेट बना देगा और एस में डाल देगा। और जब आप एस को प्रिंट करेंगे तो उस केस में आपके पास सारे डुप्लीकेट हट जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिएगा, अब इस वाली चीज में आपके पास एक भी डुप्लीकेट नहीं आ रहा है। करेक्ट है? तो इसका बड़ा फायदा मिलता है हम लोगों को। ठीक है, तो एक तो आपको डुप्लीकेट हटाने हैं। इससे आपको अगर करना है कोई भी, चाहे वो टपल्स हो चाहे किसी में हो, तो अगर डुप्लीकेट आपको नहीं चाहिए, सिर्फ आपको ये देखना है कि क्या क्या होना चाहिए, तो आप लोग अपने इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप आपको ये समझ में आया कि हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम अ लिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? अब कहीं ऐसी क्वेश्चन आता है जहां ऑर्डर्ड मैटर इन सीक्वेंस बट नॉट इन सेट। ऑर्डर जो है वो सीक्वेंसेस के लिए मायने रखता है, ऑर्डर्ड कलेक्शन के लिए मायने रखता है, लेकिन सेट के लिए मायने नहीं रखता। तो आपको सर इससे फायदा क्या मिलेगा? मान लीजिए कि मुझे, मेरे पास 2 लिस्ट है दोस्तों। क्या लिस्ट है? 2 लिस्ट है, जिसमें मैं 3 3 एलिमेंट लूंगा समझाने के लिए। तो 1 ले लिया, 2 ले लिया और 3 ले लिया। एक तो लिस्ट ये होगी जिसको मैं नाम L1 दूंगा। ये मेरा L1 है। ओके, और फिर मैं यहाँ पे एक दूसरी लिस्ट L2 ले लेता हूँ, जिसके अंदर हमारे पास में क्या है? 2 है, 3 है और 1। तो आप देखेंगे दोनों में सेम चीज ही है, बट दोनों की सीक्वेंस अलग अलग है। अब मैं जाता हूँ और प्रिंट से कहता हूँ, वही प्रिंट भैया मुझे ये बता दीजिए कि ये दोनों सेट बराबर है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे? सॉरी सॉरी क्या, ये सेट क्या, ये दोनों लिस्ट बराबर है या नहीं? तो आप क्या करेंगे? L1 इक्वल टू L2, इक्वल टू के लिए 2 बार लगाना पड़ता है। तो ये आपको बता देगा कि दोनों सेट इक्वल है कि नहीं है। तो ये दे देगा फॉल्स। फॉल्स क्यों दे रहा है ये? क्योंकि ये जो लिस्ट है दोस्तों, इसमें ये इस 1 को इस 2 से कंपेयर करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर मायने रखता है। तो इस ऑर्डर की वजह से पूरा लॉजिक क्या हो गया? गलत हो गया हमारा। हमें तो ये चेक करना है कि दोनों सेट बराबर है या नहीं है, या दोनों जो ये आ रहा है नंबर से बराबर है या नहीं है। तो लिस्ट से हम लोग काम करेंगे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि लिस्ट में ऑर्डर भी मायने रखते हैं। और आप देख रहे हैं कि इसमें 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, लेकिन ये फिर भी फॉल्स इसलिए दे रहा है क्योंकि ये मान के चल रहा है कि दोनों बराबर नहीं है।
क्योंकि एलिमेंट की वैल्यू तो बराबर है लेकिन एलिमेंट की पोजीशन बराबर नहीं है। मतलब यहाँ पर पहली पोजीशन पर 1 आ रहा हो, यहाँ पर पहली पोजीशन पर 2 आ रहा है, तो इसको ये अच्छा नहीं लगता। आप कहोगे सर मुझे ये ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो बस ये बता दीजिए दोनों में सेम एलिमेंट है या नहीं है। तो ये कैसे बताएंगे भाई, यहाँ से तो हम लोग बता नहीं पा रहे थे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 सेट लेंगे S1 और S2। अब इस लिस्ट को सेट लिखकर इस L1 को कन्वर्ट कर देंगे सेट में, और उसी तरह से मैं यहाँ पर सेट में कन्वर्ट कर दूंगा L2 को। क्या कन्वर्ट कर दूंगा? L2 को कन्वर्ट कर दूंगा, हाँ है ना। चलिए अब मैं S1 और S2 को कंपेयर करूंगा। अब आप देखो यहाँ पर सेट में कोई भी मायने नहीं रखता कि दोनों की पोजीशन क्या है, बस ये चेक करेगा कि जो एलिमेंट S1 में है क्या वो एलिमेंट S2 में भी है। आंसर है यस, यस, तो ये आपको देगा ट्रू। तो इस तरह से अगर आपको कोई मैच करना है, कोई भी ऑर्डर मैच करने हैं कि भाई दोनों में सेम वैल्यू है या अलग अलग वैल्यू है, तो वो सेट से बेटर कोई नहीं आपको देगा। ठीक है, तो सेट यहाँ पर बहुत आपकी हेल्प करता है जब आपको किसी नंबर ऑफ वैल्यूज को कंपेयर करना हो कि सर दोनों में सेम वैल्यूज है या अलग अलग वैल्यूज है, इसके अकॉर्डिंग। हाँ, कभी कभी आपको ये भी चाहिए होता है कि सर हमें ऑर्डर भी पता होना चाहिए, ऑर्डर के अकॉर्डिंग दोनों सेम है या नहीं है। उस केस में आप खाली लिस्ट पर काम कीजिए, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सेट का अलग ही एडवांटेज मिलता है, एक अलग ही अंदाज मिलता है सेट का। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये देख लिया कि भाई कई बार ऐसा होता है कि भाई ऑर्डर मैटर नहीं रखना चाहिए हमें, तो हमें इसको सेट में कन्वर्ट करके काम कर लेते हैं। ओह! अब आ गया है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, डेटाबेस क्वेरी। हाँ दोस्तों, डेटाबेस जो क्वेरी होती है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डेटाबेस अपने आप में एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस का। क्या है? अपने आप में ये पूरा का पूरा कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है, ये बहुत वास्ट है। डेटाबेस पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके हज़ारों, लाखों, करोड़ों जॉब मार्केट में अवेलेबल है, वो भी अच्छे पेमेंट के साथ। डेटाबेस का मतलब वो सॉफ्टवेयर जो डाटा को प्रॉपर्ली स्टोर करे, ताकि आपको डाटा को निकालते समय या डालते समय कहीं दिक्कत ना आए। तो डाटाबेस के पीछे जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट हमारा किसका है? इसी सेट का कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। सेट का कॉन्सेप्ट की वजह से ही डाटाबेस बन पाया, ये मान लीजिए। अब डाटाबेस में जो भी क्वेरी लिखते हैं, वो बिहाइंड द स्क्रीन सेट के थ्रू ही इम्प्लीमेंट की जाती है। अब आप कहेंगे सर नहीं समझ में आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, हम आपको थोड़ा-सा बताते हैं कि सेट को कैसे देखना है या फिर डाटाबेस को सेट से कैसे मैच करना है। आपको प्रूफ करूँगा कि डाटाबेस क्वेरी जब चलती है उसके पीछे सेट ही वर्क कर रहा है। तो चलते हैं, प्रूफ करते हैं इस चीज़ को, चलते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं बंद करना चाहूँगा, ये काफ़ी भर गया है ना? और यहाँ पर प्रोग्राम आएँगे और प्रोग्राम को हम लोग करते हैं खाली। सपोज़ करें कि दोस्तों हमने 2 सेट बनाए। क्या बनाए? 2 सेट। एक तो बनाया है एम्प्लॉयी, ईएमपी एम्प्लॉयी। मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास में कुछ एम्प्लॉयी है कंपनी के अंदर जिसका नाम मैंने ले लिया है श्याम, ठीक है? और एक और ले लेता हूँ सीता, ठीक है? इसको भी सिंगल कोट्स में डालना पड़ेगा। तो ये किसी कंपनी के एम्प्लॉयड है, करेक्ट है? और ये जो एम्प्लॉयी है, और मान लेते हैं ये मेल एम्प्लॉयी है, मेल लिख देता हूँ और सीता जी को यहाँ से मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ सपोज़ करो सोहन, ठीक है? चलिए, अब मेरे पास में फीमेल एम्प्लॉयी, करेक्ट है? और यहाँ पर मैं कुछ फीमेल्स का नाम लिखना चाहूँगा जैसे कि सीता, ओके, और राधा, ओके, और हम लोग एक नाम और ले लेते हैं जैसे कि ले लेते हैं सपोज़ करो टियारा, ठीक है? ये हम लोग नाम ले लेते हैं। कुछ पुराना-पुराना नाम लग रहे थे तो कुछ मॉडर्न नाम भी ले लिया, ठीक है? तो नाम ले लेते हैं, करेक्ट है? तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया ये मान के चलो, देखो और इसको और अच्छा समझता हूँ। ये मान लो कि डिपार्टमेंट 1 है, डिपार्टमेंट 1 है मेरा, डिपार्टमेंट सेल कर देता हूँ और उसको मैं डिपार्टमेंट कर देता हूँ डिपार्टमेंट फाइनेंस, या फिर डिपार्टमेंट इसको करता हूँ प्रोडक्शन, ठीक है? और जो राम है वो सेल्स में भी है और राम जो है वो यहाँ पर भी है, यूँ मान लो आप, ठीक है? तो राम हमारा सेल्स डिपार्टमेंट में भी काम करता है, राम प्रोडक्शन में काम करता है, राम ज़्यादा मेहनत करता है, ठीक है? और टियारा भी हमारे पास में दोनों काम करती है, टियारा। अगर मैं आपसे पूछूँ कि भई ऐसे कितने एम्प्लॉयी है जो दोनों में काम करते हैं? है ना भई? डाटाबेस में क्वेरी ऐसी तो बनाते हैं हम लोग कि भई उन लोगों का नाम बताइए जो जो दोनों डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो आप कहेंगे सर ये तो बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन बन गया। तो ये सेट से कैसे सॉल्व होता है? ठीक है, तो डाटाबेस की क्वेरी मैं आपको लिखना नहीं सिखाऊँगा क्योंकि मैं मान के चलता हूँ आप लोग बिगिनर हैं। लेकिन डाटाबेस में यहाँ पर कुछ लिखेंगे हम लोग, लाइन लिखेंगे। उसमें हम लोग ये प्रूव करेंगे कि भई दोनों में क्या चीज़ जो है वो कॉमन है। है ना भई? यही तो निकालना है, हमारा क्वेश्चन यही तो था कि भई कौन ऐसे लोग हैं जो दोनों डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं।
तो ये हम लोग सेट से भी निकाल सकते हैं दोस्तों। किससे निकाल सकते हैं? सेट से भी निकाल सकते हैं। और सेट को क्या करते हैं आप लोग, इंटरसेक्ट कर लें। क्या कर लें? इंटरसेक्ट कर लें, तो ये काम हो जाएगा। तो चलिए तो देखते हैं कि हम लोग किस तरह से यहाँ पर निकालते हैं अपना आंसर। तो आपको याद है क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि भाई कौन-कौन से जो लोग हैं वो डिपार्टमेंट दोनों में काम कर रहे हैं, सेल्स में भी काम कर रहे हैं और प्रोडक्शन में भी काम कर रहे हैं। तो अगर हम लोग देख के बताएं तो राम और टियारा है जो कि दोनों डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ मैं प्रोग्राम के थ्रू कैसे निकालूंगा, ये एक तरह की क्वेरी होती है दोस्तों, और यही क्वेरी हम लोग MySQL के अंदर किसी और अंदाज से लिखते हैं और यहाँ पर किसी और अंदाज से लिखते हैं। तो बिहाइंड द स्क्रीन जो क्वेरी वो लिख रहे हैं ना, उसके पीछे भी यही वर्किंग हो रही है जो अभी मैं करने वाला हूँ। वो कैसे करेगा? तो कैसे लिखते हैं हम लोग? प्रिंट, पहले डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे, डिपार्टमेंट सेल, एंड लगाना। एंड क्या करता है? इंटरसेक्शन करता है। क्या करता है? इंटरसेक्शन करता है। दोनों सेट में से जो कॉमन है वो बताएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं डिपार्टमेंट प्रोडक्शन। ठीक है, और अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कि क्या हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए इसको रन करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। तो दोस्तों क्या करेगा? इंटरसेक्शन, दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, दोनों के में जो कॉमन एलिमेंट है उसको शो कर देंगे। तो आपको अपना आंसर मिल चुका है, टियारा और राम। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो क्वेरी होती है वो बिहाइंड द सीन इसी तरह से काम करती है। तो इस वीडियो में हम लोग केवल इतनी ही बात करेंगे। आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंटरसेक्शन कैसे करते हैं, यूनियन कैसे करते हैं, डिफरेंस कैसे करना है, अदर चीज़ें कैसे करनी है। ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग बात करेंगे सेट के मेथड की, कि सेट में क्या क्या मेथड होते हैं और किस किस तरह से हमें काम करना हो। तो इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।